दोस्तों ये वीडियो उस वीडियो का अगला भाग है जिसमें हमने NIOS क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 to 8 कवर किए थे, जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि NIOS, IGNOU और डिस्टेंस लर्निंग से जुड़े इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर नंबर 9 इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकाल के प्रावधान। नोट्स। इमरजेंसी एंड इट्स कॉजेज। प्रोविजंस हैव बीन मेड in the Constitution for dealing with extraordinary situations that may threaten the peace, security, stability and governance of the country. Or a part thereof, there are three types of extraordinary or crisis situations that are envisaged. First, when there is a war or external aggression has been committed or there is a threat of the same, or if internal disturbances amounting to armed rebellion take place. Second, when it becomes impossible for the government of a state to be carried on in accordance with the Constitution. And the third, if the credit or financial stability of the country is threatened. In each case, the President may issue a proclamation with varying consequences. In this section, we will discuss the emergency caused by war, etc., popularly known as the national emergency. आपातकाल और उसके कारण। आपातकाल एक ऐसी स्थिति है जो देश में 3 प्रकार की असाधारण स्थितियों के उत्पन्न होने पर लागू की जा सकती है। आपातकाल की स्थिति में आम नागरिकों के मूलभूत अधिकारों में कटौती की जा सकती है या उन्हें पूरी तरह से ख़त्म भी किया जा सकता है। आपातकाल के कारणों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो 3 तरह की परिस्थितियों में या 3 तरह की सिचुएशंस में आपातकाल को लागू किया जा सकता है, जिसमें पहला है कि अगर देश के बाहर से किसी विदेशी या किसी पड़ोसी देश के द्वारा आक्रमण की स्थिति में देश के अंदर आपातकाल को लागू किया जा सकता है, या देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी घरेलू हालात, देश के घरेलू हालात अगर ठीक ना हो तो तब भी आपातकाल को लागू किया जा सकता है। दूसरा, जब सरकार के लिए किसी कारण से देश को चलाना कठिन हो जाए, जैसा कि देश में ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि लोग सड़कों पर उतर आएँ और सरकार को अपने तरीके से काम ना करने दें। और इसमें तीसरा कारण है जब देश की आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब हो जाए या बेहद बिगड़ जाए, ऐसे में भी सरकार आपातकाल की घोषणा कर सकती है। आपातकाल की घोषणा संविधान के प्रावधान के अनुसार ही की जाती है और आधिकारिक रूप से इस आपातकाल की घोषणा देश के राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोक्लेमेशन यानी आपातकाल की घोषणा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड फॉर imposition of emergency caused by war, external aggression or internal rebellion. This is described as the national emergency. This type of emergency can be declared by the President of India if he is satisfied that the situation is very grave and the security of India or any part thereof is threatened or is likely to be threatened either by war or external aggression or by armed rebellion within the country. आपातकाल की घोषणा आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति जब तक पूरी तरह से संतुष्ट ना हो कि देश में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आपातकाल के बगैर या आपातकाल के सिवाय कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं बचा है, ऐसे में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देते हैं।
यहाँ पर ये ध्यान देना बेहद ज़रूरी है कि आपातकाल की घोषणा केवल तभी की जा सकती है जब सच में देश के अंदर युद्ध जैसी स्थिति बन गई हो या देश को किसी बाहरी आक्रमण का खतरा हो या आने वाले समय में इनमें से कोई स्थिति पैदा होने के पूरी तरह से चांसेस हों। तीसरा पॉइंट है इफ़ेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। फर्स्ट पार्ट है द ऑथोरिटी ऑफ द सेंटर इंक्रीजेज and the parliament assumes the power to make laws for the entire country or any part thereof, even in respect of subject mentioned in the state list. Second, the President of India can issue directions to the state as to the manner in which the executive power of the state is to be exercised. Third, during emergency, the President is empowered to modify the provisions regarding distribution of revenues between the Union and the state. राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। पहला प्रभाव है कि केंद्र सरकार की जो अथॉरिटी है, यानी केंद्र सरकार के पास जो शक्तियां होती हैं, वो आपातकाल के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। केंद्र सरकार संसद के द्वारा देश के किसी भी हिस्से के लिए कोई भी कानून सीधे सीधे बना सकता है। दूसरा, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति किसी भी राज्य को सीधे सीधे दिशा निर्देश दे सकता है और राज्य की किसी शक्ति को भी अपने हाथ में ले सकता है। तीसरा पॉइंट है आपातकाल के दौरान प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास ये भी शक्ति होती है कि वो राजस्व यानी रेवेन्यू के बारे में कोई भी कानून बनाकर उसमें बदलाव लेकर आ सकता है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट governance of the state is carried on in accordance with the provisions of the Constitution. Under Article 356, the President may issue a proclamation to impose emergency in a state if he is satisfied on receipt of a report from the governor of the state or otherwise that a situation has arisen under which the government of the state cannot be carried on smoothly. किसी राज्य में संविधान के असफल हो जाने पर लगाया जाने वाला आपातकाल, किसी भी राज्य में अगर संविधान के तहत सरकार नहीं चलाई जा पा रही है या राज्य की कोई भी सरकार किसी राज्य को संविधान के तहत नहीं चला पा रही है, ऐसे में देश के राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। लेकिन इसके लिए राज्य के गवर्नर को लिखित रूप में राष्ट्रपति को ये बताना होगा कि हालात सच में इतने गंभीर हो गए हैं कि सरकार राज्य को चलाने में असफल है। अगर राष्ट्रपति इस सिचुएशन से पूरी तरह से संतुष्ट है और वो मानता है कि हाँ असल में इतने हालात गंभीर हो गए हैं, तो वो उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर देता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ imposition of president's rule in a state. First, the president can assume to himself all or any of the functions of a state government, or he may vest all or any of these functions with the governor or any other executive authority. Second, the president may dissolve the state legislative assembly or put it under suspension. He may authorize the parliament to make laws on behalf of the state legislative. Third, the president can make any other accident or consequential provision necessary to give effect to the object of proclamation. राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के प्रभाव। पहला प्रभाव है राज्य में
गवर्नर के द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य को राष्ट्रपति अपने हाथों में ले सकता है और राज्य की किसी भी शक्ति को अपने हाथों में ले सकता है। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति विधानसभा को भंग कर सकता है किसी भी समय तक के लिए। और तीसरा पॉइंट है, आपातकाल की घोषणा के बाद राष्ट्रपति ज़रूरत पड़ने पर राज्य में कोई भी बदलाव यानी ज़रूरी बदलाव कर सकता है। अब हमें अपने अगले पॉइंट पर फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी आर्थिक आपातकाल। द थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 350. It provides that if the President is satisfied that the financial stability or credit of India or any of its part is in danger, he may declare a state of financial emergency. तीसरी प्रकार की इमरजेंसी यानी कि आर्थिक आपातकाल क्या है? संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत अगर देश के राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि देश की आर्थिक स्थिति या आर्थिक स्थिरता भंग हो चुकी है, तो ऐसे में राष्ट्रपति आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला पॉइंट है इफ़ेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। फर्स्ट पॉइंट, द यूनियन गवर्नमेंट may give direction to any of the state regarding financial matters. Second, the president may ask the state to reduce the salaries and allowance of all or any class of persons in government services. तीसरा यानी थर्ड, the president may ask the state to reserve all the money bills for the consideration of the parliament after they have been passed by the state legislature. आर्थिक आपातकाल के प्रभाव। पहला प्रभाव है, संघ सरकार राज्य सरकार को कोई भी ऐसा निर्देश दे सकती है जो आर्थिक मामलों से जुड़ा हो। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति राज्य सरकारों से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कम करने को कह सकता है। और तीसरा पॉइंट है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य के किसी भी मनी बिल को संसद में पेश होने के लिए कह सकता है। 9th चैप्टर यानी 9वां पार्ट ख़त्म हुआ। अब हमें अपने 10वें पार्ट यानी 10वें चैप्टर पर, जिसका नाम है यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी संघीय कार्यपालिका। पहला नोट है, द प्रेसिडेंट एंड इट्स क्वालिफिकेशंस। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज़ the head of state is indirectly elected. Qualifications. The qualifications for the office of president are: first, he should be a citizen of India. Second, he should have completed the age of 35 years. Third, he should be qualified to be elected as the member of Lok Sabha. And the fourth, he should not hold any office of profit, that is द कैंडिडेट ही शुड नॉट बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इस पार्ट का हमारा पहला पॉइंट है राष्ट्रपति और उसकी योग्यताएं। राष्ट्रपति जो किसी देश का मुखिया होता है, उसकी योग्यताएं इस प्रकार हैं। पहली योग्यता कि उसको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो। तीसरा, उसको लोकसभा का मेंबर, उसमें लोकसभा का मेंबर यानी सदस्य चुने जाने की योग्यता हो। और चौथा, वो किसी सरकारी पद पर काम नहीं कर रहा हो। अगला पॉइंट है इलेक्शन प्रोसीजर। द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा, इसके अलावा विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। The value of vote of each member of legislative assembly of a state is determined by the formula as given below. Total population of the state
divided by number of elected members of state legislative assembly and then divided by 1000. In simple words, the total population of the state is divided by the number of elected members of the state legislative assembly and the quotient is divided by 1000. विधानसभा के किसी भी सदस्य की वोट की वैल्यू नीचे दिए गए फॉर्मूला के द्वारा ज्ञात की जाती है। राज्य की कुल पॉपुलेशन को हम ऊपर रखेंगे और उस राज्य से लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों की संख्या को नीचे रखकर डिवाइड करेंगे और आंसर जो होगा उसे फर्दर यानी उसके बाद 1000 से फिर डिवाइड करेंगे। ऐसा करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी वो वैल्यू विधानसभा के एक सदस्य के वोट की वैल्यू होगी। The value of each vote of a member of parliament is determined by adding all the votes of members of the state legislative assembly, including the legislative assembly of union territories of Delhi and Pondicherry, divided by total number of elected members of Lok Sabha and Rajya Sabha. Using the given formula, total number of votes of members of all the state legislative assembly divided by total number of elected members of both houses of parliament. संसद के प्रत्येक सदस्य के वोट की वैल्यू निकालने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सभी वोटों को प्लस किया जाता है, जिसमें दिल्ली और पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरीज भी शामिल हैं। इस टोटल यानी योग को डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा से, यानी लोकसभा और राज्यसभा में चुने गए प्रत्येक सदस्यों की गिनती से इसे प्लस कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। इसके लिए फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ वोट्स मेंबर ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सभी वोटों का योग, और उसे डिवाइड किया जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स के योग से इसे डिवाइड कर दिया जाएगा। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर, जो है द प्रेसिडेंट टेन्योर एंड रिमूवल, राष्ट्रपति का कार्यकाल और उसे पद से हटाने की प्रक्रिया। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years एंड इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, दो द कन्वेंशन हैज़ डेवलप्ड दैट नो प्रेसिडेंट सीक्स इलेक्शन फॉर द थर्ड टर्म। राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए किया जाता है, उसके बाद वो अपने पद के लिए दोबारा से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन तीसरी बार के लिए उसे चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का क्या प्रावधान है। द प्रेसिडेंट कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड impeachment. The resolution to impeach the president can be moved in either house of parliament, such a resolution can be moved only after a notice has been given by at least 1/4 of the total number of members of the house. Such a resolution charging the president for violation of the Constitution must be passed by the majority of not less than 2/3 of the total membership of that house before it goes to the other house for investigation. The charges leveled against the president are investigated by the second house. President has the right to be heard or defended when the charges against him are being investigated. The president may defend himself in person or through his counsel. If the charges are accepted by the 2/3 majority of the total membership of the second house, the impeachment succeeds. The president thus stands removed from the office from the date on which the resolution is passed. राष्ट्रपति को उसके पद से केवल अविश्वास की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। ये अविश्वास प्रस्ताव संसद के किसी भी एक सदन में 1/4
सदस्यों की संख्या के द्वारा एक नोटिस के रूप में पेश किया जाता है। इस नोटिस को उस सदन के 2/3 या उससे ज़्यादा सदस्यों की संख्या का सहयोग प्राप्त होना बेहद ज़रूरी है। इस नोटिस में राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने जैसे चार्ज होते हैं। इसके बाद ये नोटिस संसद के दूसरे सदन में इन्वेस्टिगेशन यानी छानबीन के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति पर तय किए गए सभी चार्जेस का इन्वेस्टिगेशन यानी छानबीन संसद के दूसरे सदन के द्वारा किया जाता है। इस दौरान राष्ट्रपति को ये अधिकार भी प्राप्त है कि वे अपने मामले की सुनवाई खुद करे या फिर वो अपने लिए किसी वकील की भी नियुक्ति कर सकता है। यदि संसद के दूसरे सदस्य में 2/3 यानी 2/3 या उससे ज़्यादा सदस्यों का सहयोग इस नोटिस को प्राप्त हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। अब हम हैं अगले पॉइंट पर, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। फर्स्ट पॉइंट, एग्जीक्यूटिव पावर। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस and other judges of the Supreme Court and High Court. However, in all judicial appointments, the Chief Justice of India is consulted. Beside the President may also consult such other judges of the Supreme Court as the President may be deemed necessary. विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और दूसरे न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। हालांकि इसके लिए वो दूसरे जजेस यानी दूसरे न्यायाधीशों की राय और मशवरा ले सकता है। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति ज़रूरी समझें तो सर्वोच्च न्यायालय की ही दूसरे जजेस यानी न्यायाधीशों से भी वो राय और मशवरा ले सकता है। दूसरा पॉइंट है लेजिस्लेटिव पावर्स। द प्रेसिडेंट समन्स द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ही मे समन द पार्लियामेंट at least twice a year and the gap between two sessions cannot be more than 6 months. The president has the power to dissolve the Lok Sabha even before the expiry of its term on the recommendation of Prime Minister. राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के दोनों सदनों को एक साल में 2 बार आयोजित कर सकता है। दोनों सदनों के बीच का गैप यानी अवधि कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए। सदन के पूरा होने से पहले ही उसे भंग करने की शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। ऐसा करने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री से सलाह ले सकता है। तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल पावर यानी आर्थिक शक्तियाँ। द प्रेसिडेंट हैज़ द कंट्रोल ओवर कॉन्टीजेंसी Fund of India. It enables her to advance money for the purpose of meeting unforeseen expenses. Annual budget and railway budget are introduced in the Lok Sabha on recommendation of the President. देश के संभावना कोष के ऊपर नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है। ये कोष देश में आने वाले ऐसे खर्चों के लिए होता है जिनकी उम्मीद पहले से नहीं की जा सकती है। इसके अलावा रेलवे बजट भी राष्ट्रपति की सलाह के द्वारा पेश किया जाता है। चौथा पॉइंट है जुडिशियल पावर। द प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंट चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑन द हाई कोर्ट। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द अफेयर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट as head of a state can pardon a criminal convicted by the Supreme Court or High Court for an offense against the federal laws. न्यायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा किसी अपराधी को सज़ा दिए जाने के बाद उसे माफ़ करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर, द वाइस प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ
proportional representation by means of single transferable vote system. The voting is held by secret ballot. The vice president cannot be a member of either house of parliament. The vice president is elected for a term of 5 years. He or she may resign from the office of vice president even before the expiry of 5 years by writing to the president. उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ये चुनाव सीक्रेट बैलेट पेपर यानी कि मतपत्र के द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों का कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 सालों के लिए किया जाता है, लेकिन इन 5 वर्षों से पहले भी उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के कार्य। अलाउइंग मेंबर्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस एंड पुटिंग बिल्स एंड मोशंस टू vote. Since the vice president is not a member of Rajya Sabha, he or she cannot vote in the house. If ever a vacancy arises in the office of president due to death, resignation or impeachment, the vice president officiates as the president for not more than 6 months. In case the president is temporarily unable to discharge his or her functions, the vice president may be called upon to discharge his or her functions without becoming official president. उपराष्ट्रपति संसद के सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है, समय समय पर उनसे क्वेश्चंस यानी प्रश्न पूछता है और बिल्स को प्रस्तुत भी करता है। संसद में पेश होने वाले बिल्स को भी प्रस्तुत करता है। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए उसे वोट देने का अधिकार भी नहीं होता। किसी ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर या अपने पद से इस्तीफा दे देने पर या फिर अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उसे पद से हटा देने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सारे कार्यों को संभालता है और ऐसा करने के लिए उसको केवल 6 महीने का समय मिलता है, यानी वो 6 महीने से ज़्यादा इस पद पर बने नहीं रह सकता। इसके अलावा राष्ट्रपति अगर कुछ समय के लिए अपने पद से हट जाए तो भी उपराष्ट्रपति ऐसे में उसके कार्यभार को संभालता है। अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पर, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। The Prime Minister is appointed by the President, but the President does not have freedom in the selection of the Prime Minister. Normally, the President has to invite leader of the majority party to form the government. In case no single party is in clear majority, the President invite the person who is likely to command support of 2 or more parties which make up majority in the Lok Sabha. Once appointed, the Prime Minister hold office so long as he or she enjoy the support of the majority of members of Lok Sabha. प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता कि वो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री का चुनाव करे। इसके लिए वो जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में आई है, बहुमत के साथ सत्ता में आई है, उसके लीडर को सरकार बनाने के लिए न्योता देता है और वो अपने दल यानी अपनी कैबिनेट के किसी सबसे बड़े मंत्री को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करते हैं। ऐसी स्थिति में जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी यानी बहुमत हासिल ना हो, तो 2 या 2 से ज़्यादा वो पार्टियां जिन्होंने मिलकर अपनी सरकार बनाई है, उनमें से सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अगला पॉइंट है पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल फंक्शनरी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। द प्राइम मिनिस्टर being the head of the Council of Ministers
select the ministers to be sworn in by the president. The ministers, in fact, are chosen by the Prime Minister and remain ministers as long as they enjoy the confidence of the Prime Minister. The Prime Minister presides over the meeting of the cabinet and conduct its proceedings. As head of cabinet, he or she largely influences the decision of the cabinet. The Prime Minister coordinates the working of various ministers. The Prime Minister is the principal spokesman and defender of the policies of government in the parliament. When any minister is unable to defend his or her actions properly, the Prime Minister comes to the help of that minister both inside and outside of the parliament. प्रधानमंत्री कार्य और शक्तियाँ. प्रधानमंत्री जो कि संघीय सरकार का सबसे बड़ा मुखिया और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, सत्ता में आ जाने के बाद वो अपने मंत्रिमंडल को चुनता है, अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करता है और जब तक मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त है वो अपनी शक्तियों को इस्तेमाल और प्रयोग करते हैं. संसद में अपनी नीतियों को बनाने और नीतियों की घोषणा करने का अधिकार प्रधानमंत्री के द्वारा उसके मंत्रिमंडल के नेताओं को भी है. अगर मंत्रिमंडल का कोई नेता अपने द्वारा बनाई गई किसी नीति को डिफेंड यानी उसका बचाव नहीं कर पाता तो ऐसे में प्रधानमंत्री संसद में अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह से उसकी मदद करता है. अगला पॉइंट है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट. The Council of Ministers consists of all category of ministers, cabinet ministers and ministers of staff. The cabinet on other hand consists of senior ministers only. Its members varies from 15 to 30 while the entire council of ministers can consist of even more than 70. मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल. मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री होते हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल के मंत्री हों या फिर राज्यों के द्वारा चुने गए मंत्री हों. मंत्रिमंडल में केवल वरिष्ठ नेता होते हैं यानी मंत्रिमंडल में केवल सीनियर मिनिस्टर्स ही होते हैं. मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 15 से 30 के बीच होती है जबकि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या 70 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है. अब हमें अगले पॉइंट पर पावर एंड फंक्शन ऑफ द कैबिनेट. It has enormous power and many-fold responsibility. All the executive powers of the President are exercised by the Cabinet, headed by the Prime Minister. The Cabinet determines and formulates the internal and external policies of the country. It takes all major decisions regarding defense and security of the country. It has also to formulate policies so as to provide better living conditions for the people. Cabinet has control over national finance. मंत्रिमंडल के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं. राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के ऊपर भी मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री के द्वारा कंट्रोल होता है. देश के अंदरूनी बाहरी मामले, देश के लिए पॉलिसियां बनाना, बड़े बड़े फैसले यानी डिसीजंस लेना, राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी, देश के नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं और परिस्थितियां लाना. इसके अलावा राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों पर भी पूरी तरह से मंत्रिमंडल का ही नियंत्रण होता है. यहाँ पर हमारा 10वां पार्ट समाप्त हुआ. अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना 11वां पार्ट. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी भारतीय संसद. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. The Parliament is the most important organ. It is the people who elect their representative to be members of the Parliament, and these representatives legislate and control the executive on behalf of the people. The Parliament occupies a central position in our parliamentary system. जिन देशों में संसदीय सरकार पाई जाती है वहाँ पर संसद एक बेहद महत्वपूर्ण संस्था होती है. इन देशों में जनता के द्वारा चुने गए लोग संसद के सदस्य होते हैं जो संसद से बैठकर पूरे देश को नियंत्रित करते हैं और देश को चलाते भी हैं.
Composition of Parliament. The Parliament has two houses, Rajya Sabha and Lok Sabha. Rajya Sabha is the upper house and represent the state of India, while the Lok Sabha is lower house. It is also called popular house because it represent the people of India. संसद का गठन. संसद के दो सदन होते हैं, यानी जिन्हें हम टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं. पहला राज्यसभा और दूसरा लोकसभा. राज्यसभा को संसद का अपर हाउस कहा जाता है, जो देश के राज्यों को रिप्रेजेंट करता है या राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है. जबकि लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है और इसे पॉपुलर हाउस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये आम जनता का प्रतिनिधित्व करता है. राज्यसभा मेंबरशिप एंड इलेक्शन. Rajya is the body representing state in Indian Union. The elected members of the state legislative assembly elect the member of the Rajya Sabha on the basis of proportional representation through the single transferable vote system, but all the states do not send equal number of members to the Rajya Sabha. राज्य सभा देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है. राज्य विधानसभा में चुने गए सदस्य सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के आधार पर संसद के राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं और उन्हें संसद में भेजते हैं. हर राज्य से आने वाले राज्यसभा के मेंबर्स यानी सदस्यों की संख्या बराबर नहीं होती है. टेन्योर यानी कि अवधि. एवरी मेंबर ऑफ राज्यसभा एंजॉयज अ safe tenure of 6 years. 1/3 of the members retires after every 2 years. राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है. हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य अपने पद से इस्तीफा देते हैं या रिटायर हो जाते हैं. ऑफिशियल्स ऑफ राज्यसभा. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. ही और शी preside over the meetings of Rajya Sabha. In his absence, the deputy chairman, who is elected by the members from amongst themselves, preside over the meeting of the house. देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा को संबोधित करता है और राज्यसभा में होने वाली बैठकों को सुनता भी है. राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में डेप्यूटी चेयरमैन इस कार्यभार को संभालता है. Membership and election of the Lok Sabha. Unlike Rajya Sabha, Lok Sabha is not a permanent body. It is elected directly by the people on the basis of universal adult franchise. It is also called the popular house or lower house. The maximum permissible membership of Lok Sabha is 550, out of which 530 are directly elected from the state, while 20 members are elected from the union territories. Besides, the president may nominate 2 members from the Anglo-Indian community if he or she feels that the said community is not adequately represented in the house. राज्यसभा लोकसभा की तरह संसद का स्थायी सदन या स्थायी संस्था नहीं है. लोकसभा के सदस्यों को आम जनता के द्वारा सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा चुना जाता है. लोकसभा को पॉपुलर हाउस या लोअर हाउस भी कहा जाता है, जिसमें मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों की संख्या 550 है, जिसमें से 530 सभी स्टेट की जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 20 सदस्यों को यूनियन टेरिटरी से लिया जाता है. प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 सदस्यों का चुनाव कर सकता है. क्वालिफिकेशन यानी योग्यता. पहला पॉइंट, ही और शी शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज. दूसरा, ही और शी शुड डिक्लेयर थ्रू एन ऑथ और एफर्मेशन दैट he has true faith and allegiance in the constitution and that he will uphold the sovereignty and integrity of India. Third, he or she must possess such other qualifications as may be laid down by the parliament by law.
He must be registered as a voter in any constituency in India. Fourth, person contesting from the reassured seat should belong to the scheduled caste or scheduled tribe as the case may be. लोकसभा के सदस्य की योग्यताएं। लोकसभा का सदस्य 25 साल से कम उम्र यानी 25 वर्ष से कम आयु का नहीं हो सकता, यानी उसे 25 वर्ष से ज़्यादा आयु का होना है। दूसरी योग्यता है कि लोकसभा का सदस्य होने से पहले किसी भी व्यक्ति को ये प्रतिज्ञा लेनी होती है कि देश की अखंडता और संप्रभुता पर उसका पूरा पूरा विश्वास है। तीसरा पॉइंट, उसमें लोकसभा का सदस्य होने की सभी योग्यताएं हों और वो देश का एक वोटर यानी मतदाता भी हो। चौथा पॉइंट है कि किसी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए उसे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल यानी टेन्योर। द नॉर्मल term of Lok Sabha is 5 years, but the President, on advice of Council of Ministers, may dissolve it before the expiry of 5 years. लोकसभा के किसी भी सदस्य का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर उसे इस अवधि से पहले भी पद से हटा सकता है ज़रूरत पड़ने पर। अगला पॉइंट लेते हैं। ऑफिशियल ऑफ द लोकसभा, द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा इज नोन एज स्पीकर। सम ऑफ द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर आर गिवन बिलो। लोकसभा की कार्रवाई को सुनने संबोधित करने वाला व्यक्ति स्पीकर कहलाता है। लोकसभा का स्पीकर जिसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं। पहला, द बेसिक फंक्शन ऑफ स्पीकर इज टू प्रिसाइड ओवर द हाउसेज एंड कंडक्ट द मीटिंग्स ऑफ द हाउस इन ऑर्डरली मैनर। पहला कार्य ये है स्पीकर का कि लोकसभा में होने वाली मीटिंग्स को वो कंडक्ट करे, यानी उनको पूरी तरह से कंट्रोल करे और पूरा इंतज़ाम करे कि होने वाली मीटिंग्स अपने सही ऑर्डर यानी सही तरीके से हो जाएं। दूसरा फंक्शन यानी दूसरा कार्य है ऑल द बिल्स रिप्रेजेंट मोशंस एंड रेजोल्यूशंस आर इंट्रोड्यूस्ड विद स्पीकर्स परमिशन, ही और शी पुट द मोशन और बिल टू वोट। लोकसभा में प्रस्तुत होने वाला कोई भी बिल स्पीकर की इजाज़त यानी परमिशन के बगैर लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। देयर आर 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द concurrent list. Only Parliament can make laws on the subjects mentioned in the Union list. You know that the Union list has 97 subjects. विधायी कार्य। पार्लियामेंट यानी संसद के विधायी कार्य 3 तरह की लिस्ट होती हैं जिनके बेस पर कानून बनाए जाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अधिकारों को बांटा जाता है, जिन्हें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। सिर्फ पार्लियामेंट ही ऐसी संस्था है जिसके पास यह अधिकार है कि वो यूनियन लिस्ट में मेंशन किसी भी लॉ यानी कानून के ऊपर कोई नया कानून बनाए या उसमें बदलाव करे। यूनियन लिस्ट के अंदर 97 विषय हैं यानी 97 सब्जेक्ट्स हैं। अगला पॉइंट है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। द पार्लियामेंट ऑल्सो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव थ्रू सेवरल motions. For example, calling attentions notice or adjournment motion are such ways by which some recent matters of urgent public importance are raised. संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि वो कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। फाइनेंशियल फंक्शन। द पार्लियामेंट परफॉर्म important financial function. It is custodian of public money. It controls the entire purse of the central government. No money can be spent without the approval. संसद का वित्तीय कार्य ये है कि वह आम जनता और केंद्र सरकार के पैसे का रखवाला है। देश पर खर्च होने वाला कोई भी पैसा संसद की अनुमति
के बगैर खर्च नहीं किया जा सकता। अगला कार्य है इलेक्टोरल फंक्शन यानी चुनावी कार्य। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड कॉलेज फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एज सच दे पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दे इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद में ही संसद के सदस्यों के द्वारा होता है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स इन द पार्लियामेंट यानी संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया। बेसिकली द पार्लियामेंट इज लॉ मेकिंग बॉडी। एज अ बिल आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड गेटिंग द प्रेसिडेंट्स assent, it becomes a law. Now you will study how the law is made by the parliament. There are two kind of bills which came up before the parliament. First ordinary bill and the second money bill. Here we shall discuss the legislative procedure in each of these kind of bills. तो कानून बनाने की प्रक्रिया, संसद का एक मुख्य कार्य है देश के लिए कानून बनाना। कोई भी बिल जब राष्ट्रपति के द्वारा पास हो जाता है तो वो लॉ यानी कानून बन जाता है। दो तरह के बिल होते हैं, पहला ऑर्डिनरी और दूसरा मनी बिल। दोनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि दोनों ही बिलों को किस तरह से कानून में बदला जा सकता है संसद के द्वारा। तो पहले लेते हैं ऑर्डिनरी बिल। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल स्टार्ट। दिस स्टेज इज सिंपल। The minister wanting to introduce a bill inform the presiding officer. पहला पॉइंट है, ऑर्डिनरी बिल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट है कि सबसे पहले किसी भी बिल का इंट्रोडक्शन किया जाता है या वो बिल पेश किया जाता है, उसकी रीडिंग होती है, उसको पढ़कर सुनाया जाता है। जिस भी संसद के जिस भी सदन में उस बिल को पेश किया गया है वहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने उस बिल को रीड किया जाता है। ये सबसे सिंपल यानी पहली स्टेज है। उसके बाद सेकंड रीडिंग। दिस स्टेज इज मोस्ट वाइटल स्टेज। आफ्टर जनरल डिस्कशन द हाउस हैज़ 4 ऑप्शंस। इट में स्ट्रेट अवे टेक द बिल इनटू डिटेल्ड clause by clause consideration or refer to a select committee of house, or third refer it to the joint committee of both houses. Fourth, circulate it among the people to elicit people opinion. संसद में बिल पेश हो जाने के बाद उसके 4 विकल्प होते हैं। पहला कि उसे सीधे तौर पर डिटेल कंसीडरेशन के लिए रखा जाए। दूसरा, उसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। तीसरा, संसद के दोनों सदनों से एक कमेटी बनाई जाए। या फिर चौथा, उसे आम जनता की राय के लिए पेश कर दिया जाए। थर्ड पॉइंट, थर्ड रीडिंग। आफ्टर द कंप्लीशन द सेकेंड रीडिंग द मिनिस्टर मे मूव दैट द बिल बी पास्ड। एट दिस स्टेज नॉर्मली नो डिस्कशन टेक प्लेस। 2 चरण पूरे हो जाने के बाद तीसरे चरण में उस सदन का कोई भी मिनिस्टर इसे दूसरे सदन में पास होने के लिए भेज देता है। बिल इन द अदर हाउस। आफ्टर द बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द हाउस इट गोज़ टू द अदर हाउस। हेयर ऑल्सो द सेम प्रोसीजर ऑफ ट्रेस रीडिंग इज फॉलोड। द फॉलोइंग कंसिक्वेंसेस में फॉलो। संसद के एक सदन में पूरी तरह पास हो जाने के बाद चौथे चरण में जब ये बिल दूसरे सदन में पहुंचता है तो दूसरे सदन में भी यही प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। उसके बाद ये बिल राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति के साइन हो जाने के बाद कोई भी बिल कानून में बदल जाता है। अब हमें अपने अगले पॉइंट पर यानी मनी बिल पर। मनी बिल्स। द मनी बिल हैज़ टू अंडरगो 3 readings like an ordinary bill, but few consideration are also added here. They are: first, money bill can be introduced only in Lok Sabha and not in Rajya Sabha, and that too with the prior approval of and on behalf of the President. 2. After being passed by the Lok Sabha,
The bill goes to Rajya Sabha. Rajya Sabha has 14 days at its disposal for consideration and the report. Third, the Rajya Sabha cannot reject the bill. It may either accept it or make recommendations. Fourth, in case Rajya Sabha chooses to make recommendations, the bill will return to Lok Sabha. The Lok Sabha may accept these recommendations or reject them. In any case, the bill will not go back to Rajya Sabha. Instead, it will be sent directly to the President for his assent. Fifth, if the Rajya Sabha does not return the bill within 14 days, it will be deemed to have been passed by both the houses of the Parliament and sent to the President for his assent. मनी बिल को भी किसी आम बिल की तरह ही 3 रीडिंग से गुजरना पड़ता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ और चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, जिनमें पहला है कि कोई भी मनी बिल राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होता, ये सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत होता है और इसके लिए राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी होती है। पास हो जाने के बाद बिल को राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के पास 14 दिन होते हैं इस बिल पर अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए। राज्यसभा इस बिल को रिजेक्ट यानी कैंसिल नहीं कर सकती। राज्यसभा के पास सिर्फ 2 ही विकल्प होते हैं, या तो वो इस बिल को एक्सेप्ट कर ले या फिर उस पर अपनी सलाह दे दे। अगर राज्यसभा इस बिल पर अपनी सलाह देती है तो ये बिल दोबारा से लोकसभा में भेजा जाता है। लोकसभा को ये अधिकार है कि वो दी गई सलाहों को एक्सेप्ट करे या फिर उन्हें रिजेक्ट कर दे। दोनों ही केसेस में ये बिल दोबारा से राज्यसभा नहीं भेजा जाता, इसकी बजाय वो सीधे प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए यानी उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा अगर राज्यसभा 14 दिन में ये बिल वापस नहीं करती तो ऐसा माना जाता है कि दोनों ही सदनों के द्वारा इस बिल को स्वीकृति मिल गई है और फिर ये फर्दर प्रेसिडेंट को स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। अब हमें अपने अगले पॉइंट पर द बजट। द बजट इज़ एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी। इफ इट इज़ नॉट अ बिल, every year the budget is presented by the finance minister in the Lok Sabha. The budget making is a big exercise. The finance minister prepares the budget, but it involves the entire government. The budget in India is presented in 2 parts, railway budget and general budget. बजट एक वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा है जिसमें आम जनता के द्वारा आने वाले वर्ष में कमाई जाने वाली राशि और खर्च की जाने वाली राशि का अनुमान पेश किया जाता है। ये कोई बिल नहीं है। हर साल बजट को वित्त मंत्री संसद में लोकसभा में प्रस्तुत करता है। बजट को बनाना एक बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बड़ी कोशिश है। बजट वित्त मंत्री के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन इसमें पूरी की पूरी सरकार शामिल होती है। हर साल बजट जो पेश किया जाता है उसके 2 मुख्य भाग होते हैं, पहला रेलवे बजट और दूसरा आम बजट यानी जनरल बजट। अब हम हैं अपने अगले पॉइंट पर, राज्यसभा एंड लोकसभा अ कंपैरेटिव स्टडी। द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 हाउसेस कैन बेस्ट बी स्टडीड फ्रॉम 3 एंगल्स विच आर एज फॉलो। फर्स्ट, there are certain powers and functions in which Lok Sabha is superior to Rajya Sabha. Introduction and adoption of money bills and removal of a cabinet by passing no confidence motion are 2 examples relevant here. In certain areas, Rajya Sabha has been vested with exclusive powers. It does not share these powers with the Lok Sabha. For example, it can declare a subject in a state as a matter of national importance and facilitate a central legislation. Third, in several areas both the houses enjoy equal powers. The examples are adoption of bills other than money bill, approval of proclamation of emergency, moving of adjournment and other type of motions.
राज्यसभा और लोकसभा के बीच में तुलनात्मक अध्ययन। राज्यसभा और लोकसभा के बीच में तुलनात्मक संबंधों को हम 3 तरीके से समझ सकते हैं, जिसमें पहला है कि कुछ क्षेत्रों में कुछ ऐसी पावर्स हैं, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो केवल लोकसभा को प्राप्त हैं, राज्यसभा को नहीं। जैसे मनी बिल को प्रस्तुत करना या किसी कैबिनेट को उसके पद से हटाना। दूसरा, कुछ क्षेत्रों में राज्यसभा को लोकसभा से ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं, लोकसभा से ज़्यादा शक्तियां प्राप्त हैं, जिनका उदाहरण है कि राज्यसभा राज्यों में ऐसे विषयों को घोषित कर सकती है जो राष्ट्रीय महत्व रखते हों। ये अधिकार लोकसभा को प्राप्त नहीं है। तीसरा, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर राज्यसभा और लोकसभा को बराबर शक्तियां दी गई हैं, यानी दोनों की शक्तियों में वहां पर कोई भी अंतर नहीं है। जैसे मनी बिल के अलावा किसी भी दूसरे आम बिल को पर स्वीकृति देना या आपातकाल की घोषणा करना। दोस्तों, यहाँ तक हमने इस विषय के 11 पार्ट यानी इस सब्जेक्ट के 11 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। बाकी के चैप्टर्स को हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। आप देखते रहिए हमारा चैनल और इसे सपोर्ट करते रहिए।